हेलो मेरे डियर स्टूडेंट। आज हम बात करते हैं झारखंड मॉडल पेपर जारी हो चुका है। ठीक है, उस पेपर का सब्जेक्ट क्या रहेगा? विज्ञान। ठीक है, क्लास 10 का है, जो कि समय मिलने वाला है कितना घंटा मिलेगा? 3 घंटा का मिलेगा। जो संपूर्ण टोटल अंक जो आएगा कितना नंबर का आएगा? 80 नंबर का। ठीक है, हम लोग क्या करेंगे? साइंस है। ठीक है, तुम लोग एक एक क्वेश्चन को ना पूरा डीपली से समझेंगे, समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले कुछ यहाँ बताया गया है कि समय कितने घंटा का होता है, तो 3 घंटा का होता है। जो विषय हम लोग पढ़ रहे हैं, किसका विषय पढ़ रहे हैं? तो विज्ञान का पढ़ रहे हैं। और जो संपूर्ण जो पूरा जो थ्योरी पेपर होगा वो 80 नंबर का होगा। ठीक है, तो 20 नंबर कहाँ से मिलेगा? तो स्कूल तरफ से मिलेगा 20 नंबर। ठीक है, कुल प्रश्नों की संख्या कितने पास रहेगी हम लोग के पास? तक जो कुल प्रश्नों की संख्या जो रहेगा वो 52 रहेगा। ठीक है, कितना रहेगा? 52 रहेगा। और 1 से लेकर 30 तक ले मतलब कि 1 से लेकर 30 तक ले पूरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, जो कि प्रत्येक प्रश्न एक एक नंबर का रहेंगे। ठीक है, फिर चलते हैं अगले सवाल क्या क्या बताता है। यहाँ पे कुछ कुछ बातें जो लिखी गई है ना, क्या लिखी गई है यहाँ पे समझो कि जो प्रश्न संख्या 31 से लेकर 38 तक ले है, वो 6 प्रश्न तुम लोग का उत्तर देना है। ठीक है, 8 प्रश्न में तुम लोग का 6 प्रश्न का उत्तर देना है, लेकिन बाकी जितना भी अंक रहेगा सब 2 नंबर का रहेगा। ठीक है, फिर 39 से लेकर 46 तक ले 6 प्रश्न का उत्तर ही देना है, जो कि 3 अंक का रहेगा। ठीक है, और 47 से लेकर 52 तक ले जो प्रश्न जो रहेगा वो 4 प्रश्न का उत्तर देना अनिवार्य है। ठीक है, जो कि प्रत्येक प्रश्न 5 नंबर का रहेगा। ठीक है, फिर हम समझते हैं अगले सवाल की ओर तरफ से। ठीक है, तो सवाल में हम लोग पहुंचने से पहले सबसे पहले यहाँ पे कुछ थी है। अगर हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो सबसे पहले सब्सक्राइब करें और जहाँ तक हो शेयर करें। ठीक है, कि इसी तरह से हर वीडियो आप लोग के पास पहुँचते जाएगा। ठीक है, हर मॉडल सेट का 2 वीडियो जाएगा, एक सब्जेक्टिव जाएगा, एक थ्योरी पेपर जाएगा, एक ऑब्जेक्टिव जाएगा। ठीक है, इसी तरह से अनेक अनेक सब्जेक्ट का अनेक अनेक क्लास अगर 10 में है तो सोशल साइंस का वीडियो इसी चैनल पे अपलोड किया गया है। ठीक है, और फिर अगर किसी का भाई या दीदी लोग पढ़ती होगी तो क्लास 12 का केमिस्ट्री पेपर का पूरा गहराई से पूरा डीपली के माध्यम से समझाया गया है। ठीक है, तो वहाँ से आप उसको बता सकते हैं। ठीक है, तो चलो आज हम सब्जेक्ट केमिस्ट्री का पेपर तैयार करते हैं, है ना, और बनाते हैं एक एक प्रश्न के साथ। सबसे पहला प्रश्न जो कहा गया कि समतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है? तो समतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होता है बता? तो हम लोग जानते हैं कि समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत होती है। कितना होती है? तो अनंत होती है। इसका ऑप्शन नंबर क्या होता है? राइट, तो बी होता है। ठीक है, क्या होती है? बी होती है। फिर चलते हो नेक्स्ट सवाल के साथ। सवाल नंबर 2 क्या कहा गया है? किसी वस्तु का अवतल दर्पण द्वारा वास्तविक उल्टा और समान आकार का प्रतिबिंब बनता है तो वस्तु का स्थिति क्या होती है? मतलब कि यह बताया गया है, समझो। अब जो अवतल दर्पण जो होता है, जब उसका वास्तविक और उल्टा जब समान आकार का जब होता है तो उसका जो प्रतिबिंब किस लाइन पर वो फॉलो करता है? ए पर फॉलो करता है कि अनंत पे फॉलो करता है कि सी पर फॉलो करता है, सी से आगे फॉलो करता है? तो हम लोग जानते हैं कहाँ पे फॉलो करता है, तो सी पर फॉलो करता है। इसका राइट आंसर सी पर हो जाएगा, है ना। यहाँ पे सी लिखाना चाहिए, ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी यानी सी पर। ठीक है, चलते हैं तीसरा सवाल के साथ। तीसरा सवाल का आपको बोला गया है, समझो। निम्नलिखित में से किसमें प्रकाश सबसे तेज गति से चलता है? समझो, एक वैसा पदार्थ, मतलब कि यहाँ पे देखो, अगर आप इंग्लिश मीडियम से हैं तो इंग्लिश भी पढ़ के बता सकते हैं। ठीक है, इन विच ऑफ द फ्लोइंग डज लाइट ट्रेवल द फास्टेस्ट, मतलब कि बताता है कि सबसे तेज जो प्रकाश की जो ट्रेवल करती है, कहाँ पे ट्रेवल करती है ना। तो तेल में ट्रेवल करती है, तेल में, पानी में, वायु में, कागज में। तो हम लोग जानते हैं कि तेल में भी नहीं करती है, पानी में भी नहीं करता है, ना कागज में करता है। सबसे ज़्यादा कहाँ क्रियाशील करता है? तो ऑप्शन नंबर सी, वायु में करता है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट सवाल के साथ। यहाँ पे समझो, एक लेंस की क्षमता -4 है, उसकी फोकस दूरी क्या होगी? हो सकता है भी यहाँ पे तुम अगर इस प्रश्न को मैथमेटिकल है ना, अगर इस प्रश्न को तुम नहीं समझेगा, अगर -4 ही तुम रट के चल जाएगा खाली इसका आंसर, तो वहाँ पे जाके एग्जाम ने आपको बहुत परेशानी का झेलना पड़ेगा। ठीक है, -5 देगा, -6 दे देगा, तब तुम क्या करेगा उस समय?
तब तुम क्वेश्चन तेरा ऑप्शन जो रटा हुआ रहेगा वो तो खराब ही तो खत्म भेजा गया। एक नंबर आना एग्जाम में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट की बात करती है ना। तो सबसे पहले इसको गहराई से समझते हैं, ठीक है। पहले फोकस दूरी है ना, फोकस दूरी क्या होती है, फोकस दूरी की सबसे पहले फार्मूला क्या होता है ये पहले बताओ। तो फोकस दूरी का जो फार्मूला होता है P बराबर 1/P है ना, 1/P होता है। P क्या है, तो लेंस की क्षमता को बताता है ना, लेंस की क्षमता को बताता है। तो यहां से हम पुट करेंगे तो 1/-4 दिया है ना। जब 1/-4 को जब हम काटेंगे है ना तो कितना आएगा, तो माइनस 0.25। अरे जब भी आंसर आएगा, जब फोकस की बात करता है तो हमेशा ही आएगा तो मीटर में आएगा, ठीक है, मीटर में आएगा। कि दूरी 1 मीटर को कहते, 2 मीटर को कहते, 3 मीटर को तक कहते, तब कहते किलोमीटर, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले बेसिक हम लोग क्या बात करेंगे कि मीटर को कोई दूरी अगर नापना रहेगा तो मीटर में उसको इंडिकेट करते हैं, ठीक है। तो इसका परफेक्ट आंसर हम लोग पास क्या मिला, -0.25, ठीक है। इसका परफेक्ट आंसर सी मिल गया हम लोग का, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट सवाल, सवाल नंबर 5। सवाल नंबर 5 क्या बोलते देखो, मानव नेत्र की फोकस दूरी में परिवर्तन का क्या कारण है, क्या कारण है यहाँ पे बताना है कि जो मानव नेत्र जो होता है उसमें क्या परिवर्तन आ सकता है, ठीक है। तो समझो कोई चीज़ है ना, समझो कि मानव नेत्र की फोकस दूरी में परिवर्तन का क्या कारण हो सकता है। तो इसका जो, जब हम लोग जानते हैं कि इसको फैलने या सिकुड़ने से फोकस दूरी में परिवर्तन होता है। इसको जब फैलते हैं या तो सिकुड़ते हैं तो इसका फोकस दूरी में क्या होता है, परिवर्तन होता है। तो ऑप्शन नंबर क्या चीज हो जाएगा, इसका परफेक्ट आंसर सी, ठीक है। इसका परफेक्ट आंसर सी हो जाएगा, ठीक है। अब चलते हैं छठा सवाल की ओर से बढ़ते हैं, ठीक है। छठा सवाल क्या बोलता है देखो कि दूरदृष्टि दोष ब्रैकेट खाली स्थान है भी कहा जाता है, कहा जाता है, क्या कहा जाता है ये बताता है। तो क्या बताता है, जब दूरदृष्टि दोष को क्या कहते हैं, तो इसको परफेक्ट आंसर मिलने वाला है ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए इसका मिलने वाला है, ठीक है। जो कि नाम क्या चीज है, हाइपरमेट्रोपिया, ठीक है। इसका ऑप्शन नंबर ए। अब चलते हैं 7 नंबर के साथ। 7 नंबर क्या बोलती है कि प्रतिरोध का एसआई मात्रक, सबसे इजी सवाल है ना, सबसे इजी सवाल, सबसे लोवेस्ट सवाल है ना, ये हर बच्चा को आना चाहिए। तो हम लोग जानते हैं कि प्रतिरोध का जो एसआई मात्रक जो होता है वो क्या होता है, तो डी ओम होता है, ठीक है। क्या होता है, ओम। चलते हैं अगले सवाल की ओर से, ठीक है। सवाल नंबर 8 रहेगा, ठीक है। यहाँ पे तुमको बताया गया क्या चीज, यहाँ पे समझो, एक मिनट, हाँ यहाँ पे समझो। टंगस्टन का उपयोग निम्नलिखित में से किसमें किया जाता है, टंगस्टन का उपयोग हम लोग आमतौर पर किस जगह पे, किस चीज पे हम लोग करते हैं। तो हम लोग जानते हैं कि जो बल्ब, जो बिजली का जो बल्ब होता है उसमें टंगस्टन का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर मिलता है ना। सवाल नंबर 9, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं निकलती है, किस में निकलती है, दक्षिणी ध्रुव से निकलती है कि उत्तरी ध्रुव से निकलती है कि चुंबकीय के केंद्र से निकलती है कि इनमें से कोई नहीं निकलती है। तो हम लोग जानते हैं कि वो कहाँ से जाता है, उत्तर से दक्षिण की ओर जाता है, मतलब उत्तर से निकलता है तो दक्षिण की ओर से जाता है। मतलब कि यहाँ से साउथ है, यहाँ पे नॉर्थ है ना, यहाँ पे नॉर्थ है, तो यहाँ से इस तरह से ट्रैवल करती है हमेशा, और फिर यहाँ से तब इसके बाद ही ट्रैवल करती है ना। तो हम लोग पूरा गहराई से हम लोग समझ चुके हैं इस माध्यम से, है ना। तो चलो उसका ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर इसका बी, ठीक है, राइट आंसर मिलेगा। अब चलते हैं सवाल नंबर 10 की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा हमारे लिए ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है, क्या है, प्रमुख स्रोत है, कौन, एलपीजी, परमाणु ऊर्जा, सौर ऊर्जा की सीएनजी। तो हम लोग जानते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा हमारे लिए सबसे ऊर्जा का प्रमुख स्रोत जो निभाता है, वो कौन निभाता है, तो ऊर्जा, यानी कि सौर ऊर्जा निभाता है, ठीक है। इसका परफेक्ट आंसर ये मिल जाएगा। चलते हैं सवाल नंबर 10 के साथ। इस सवाल नंबर 10 क्या बोलते हैं कि रासायनिक समीकरण हम किस नियम के कारण संतुलित करते हैं,
रासायनिक समीकरण हम किस नियम के कारण संतुलित करते हैं? तो इसका परफेक्ट आंसर जो होने वाला है, द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार हम रासायनिक समीकरण का नियम का संतुलित करते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं 12 नंबर के सवाल के साथ। क्या बोलता है, कुछ यहाँ रिएक्शन जो किया गया है, बताया गया है कि इस रिएक्शन कौन सा विधि से हुआ है, कौन सा विधि के द्वारा हो गया है? संयोजन, वियोजन, विस्थापन, द्विविस्थापन। तो हम लोग जानते हैं स्पष्ट रूप से कि यहाँ पे क्या बोला है, ये जो अपना बुंडा है ये तो 10 के 10 है, ये जो एक्सचेंज किया गया है Fe और SO4 में किया गया है, तो ऐसा मतलब कि क्या चाहिए, तो विस्थापन है। ये तो किसी तरह से चेंज किया करना ही नहीं, तो ये क्या किया, विस्थापन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं इस रिएक्शन को। हम लोग स्पष्ट रूप से समझ चुके हैं। ठीक है, इस माध्यम से चलते हैं 13 नंबर के साथ के सवाल। अब देखो सबसे बच्चा डॉट यहाँ पे आ गया। ठीक है, H+ आयन की सांद्रता किस पदार्थ से सबसे अधिक होती है? तो हम लोग जानते हैं कि H+ आयन की सांद्रता किस प्रकार से अधिक होती है ना? तो किस प्रकार से अधिक होती है? जठर रस, नींबू का रस, शुद्ध जल और क्या चीज, मिल्क और मैग्नीशियम, है ना, मिल्क ऑफ मैग्नीशियम। तो हम लोग जानते हैं आमतौर पर जानते हैं कि जो नींबू का जो रस जो होता है, मतलब कि H+ जो आयन जो होता है ना हमारे पास, H+ आयन भी देता है, जो सबसे ज़्यादा जो देता है उसे क्या कहते हैं? समझो, H+ आयन संबंध, मतलब कि H+ जो आयन होता है इसका जो संबंध होता है वो अम्ल से होता है। ठीक है, ये तो हम लोग जानते हैं कि H+ आयन का जो संबंध जो होता है वो कहाँ से होता है, तो ये अम्ल से होता है। जो H+ आयन रहेगा वो अम्ल कहलाएगा, है ना, ये तो हम लोग भी जानते हैं। इसमें अम्ल कौन सा है, सीधी सी बात बताना है, इसमें अम्ल कौन सा है? तो हम लोग जानते हैं कि जठर जो रस है वो भी तो अम्ल है और नींबू का रस भी अम्ल है। ठीक है, दोनों है, लेकिन कंफ्यूजन है दोनों में से सही तो होगा कौन होगा? तो हम लोग जानते हैं कि जठर जो रस जो है वो हम लोग कहाँ पे यूज करते हैं, कहाँ पे यूज करते हैं? तो ग्रेस्टिक जो होता है ना, ग्रेस्टिक जूस बनाते हैं, वहाँ पे वो ज़्यादा H+ आयन देता है, H+ आयन देता है जठर रस, है ना। इसी वजह से इसका जो परफेक्ट आंसर जो मिलने वाला है क्या चाहिए, जठर रस इसका परफेक्ट आंसर मिलने वाला है, ना कि नींबू का रस। काफ़ी बच्चा कमेंट भी किया था कि नींबू का रस इसका आंसर होना चाहिए था, लेकिन नहीं, इसमें ऑप्शन नंबर ए इसका परफेक्ट आंसर होगा, जठर रस होगा। ठीक है, चलते हैं 12 नंबर सवाल की ओर। अब यहाँ पे बताया गया है कि पदार्थ A, B, C तथा D का pH मान क्रमशः 5, 8, 10, 13 उपयोग में कौन सा अम्ल है? कौन सा अम्ल है, मतलब कि अम्ल पहले कहते किसको है? pH स्केल में अम्ल को हम कैसे पहचान सकते हैं? तो लोग पहचान सकते हैं कि जो 7 से कम होता है वो अम्ल होता है। तो जो यहाँ पे बताया गया, यहाँ पे 4 डिजिट है, तो यहाँ पे 4 का नामों दिया गया है। ठीक है, 5 का A कहते हैं, 8 को B कहते हैं, और 10 को C कहते हैं, और 13 को D कहते हैं। ठीक है, तो 7 से कम कौन है? 5 है, तो इसका जो परफेक्ट आंसर मिलने वाला है क्या है? ए, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका परफेक्ट आंसर। चलते हैं 16 नंबर सवाल के साथ। अब बताओ यहाँ में से निम्नलिखित में से किस लवण का उपयोग सोडा अम्ल चमक में किया जाता है? किस में किया जाता है? क्योंकि इसका जो हम लोग जानते हैं कि मतलब कि उपयोग सोडा अम्ल अग्निशामक, मतलब नहीं समझ में आ रहा है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्ट इज यूज टू सोडा एसिड फ्री, मतलब कि हम लोग जानते हैं कि खाने वाला सोडा का नाम क्या है मुन्ना लोग? तो ऑप्शन नंबर बी इसका क्या होगा? परफेक्ट आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। अगर 15 नंबर सवाल तक हम लोग पूरा गहराई से समझ चुके हैं, तो 16 नंबर बढ़ने से पहले अगर अभी तक आप वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किए हैं और लाइक नहीं किए, तो सबसे पहले लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और जहाँ तक हुए जो आपके रिलेटिव ने जो पढ़ते होंगे उसके तक ले पहुँचाने का प्रयास करें। ठीक है, जो कि उसको भी बेनिफिट एग्जाम तक ले क्या रहे, मिलता रहे। हम इसी तरह से अनेक सब्जेक्ट का अनेक तरह से हम आप लोग को गाइडेंस किए जाएंगे। ठीक है, इसी चैनल के माध्यम से आप लोग को हर तरह से सोल्यूशन मिले जाएगा, कौन इंपॉर्टेंट है कौन क्या है। जनवरी से हम आप लोग का प्रॉपर तरह से हम इसी चैनल के माध्यम से रेगुलर वे में
कुछ ना कुछ आप लोग को मिलता रहेगा, है ना, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा क्लास 10 के लिए, है ना। क्लास 10 के लिए अगर अभी तक कोई भी बच्चा नहीं पढ़ा है तो अगर इस चैनल पर अगर जुड़े रहेगा ना तो उसको हम दावे के साथ बोलते हैं कि 80 से 90% ओनली फॉर इसी चैनल के माध्यम से वो बच्चा ला सकता है, ठीक है। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, डेली क्लास अटेंड करना पड़ेगा, है ना। जो वीडियो ऑलरेडी अपलोड किया जाता है उसको पर डे देखना पड़ेगा, ठीक है। नहीं तो नहीं, आज हम नहीं देखे तो कल देख लेंगे, वैसा नहीं करना, ठीक है। आज का वीडियो आज ही देखना, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग को समय भी कम लगेगा और आप लोग बेहतरीन रंग से तैयारी भी करते होंगे, ठीक है। तो 16 नंबर सवाल के साथ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा उभयधार्मिक ऑक्साइड है, कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर बी कौन है? एल्युमिनियम ऑक्साइड। एल्युमिनियम ऑक्साइड इसका परफेक्ट आंसर। उभयधार्मिक ऑक्साइड कौन सा है? तो बी ही तो है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका परफेक्ट आंसर होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग, तो इंग्लिश में आप पढ़ ही सकते हैं, हाँ ना। जो बच्चा इंग्लिश से है, हालांकि तो इंग्लिश से कोई जेक के बच्चा तो इंग्लिश से होता नहीं, लेकिन को बच्चा जानना चाहता है तो वो पढ़ सकता है ना। फिर बताया गया कि यहाँ में दिए गए तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कौन उत्कृष्ट गैस का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, मतलब बताया इंग्लिश में समझो। विच इज द नोबेल्स गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, मतलब कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इन द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट, मतलब कि इन बता दें कि नोबल गैस, है ना, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हमको लिखना है। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम लोग लिखते हैं तो किस सीरीज में लिखते हैं? तो हम लोग जानते हैं कि KLMN में लिखते हैं, ये तो कन्फर्म है ना। के का कितना रहता है? तो 2 8 2 8 18 32, है ना। तो हम लोग ऑप्शन में तुम देखो कि यहाँ तले 18 तले कोई अंक दिया नहीं गया है, कोई अंक दिया गया क्या? नहीं दिया गया है। तो 18 और 32 को क्या करेंगे? इग्नोर करेंगे। परफेक्ट क्या बचा? 2 और 8। यहाँ ऑप्शन में से देखना है कि 2 और 8 कहीं दिख रहा है। हाँ, तो उभयनिष्ठ का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नोबेल का 2 8 जो क्या हो, पूरा फील हो, है ना। तो 2 8 इसका क्या होगा? परफेक्ट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। सवाल नंबर अगले की ओर बढ़ते हैं। अब बताता है निम्नलिखित में से संस्कृत हाइड्रोकार्बन संतृप्त हाइड्रोकार्बन है कौन है? तो हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं मुन्ना लोग? हम लोग जानते हैं कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहने का मतलब होता है कि अल्किन का फॉर्मेशन करे। कैसा फॉर्मेशन करे? अल्किन का फॉर्मेशन करे। तो देखो, ये तो मीथेन हो गया है, ये तो होने वाला भी नहीं है, ये भी होने वाला है नहीं। तो ऑप्शन नंबर इसका क्या होगा? परफेक्ट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर इसका परफेक्ट क्या होगा? सी, है ना। कि निम्नलिखित में संतृप्त हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं? तो यही तो होगा, है ना। तो ऑप्शन नंबर सी इसका परफेक्ट आंसर होगा, ठीक है। यहाँ पे बताया गया है विच ऑफ द फ्लोइंग क्या लिखा गया है रे? हाँ, स्टैंडर्ड हाइड्रोकार्बन लिखा गया, ठीक है। तो इसमें से इंग्लिश में देखो, ठीक है। तो इंग्लिश में भी क्या होगा? इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, ठीक है। फिर देखो 19 नंबर सवाल के साथ। 19 नंबर सवाल के साथ क्या बोलता है? SCHO को कौन सा, मतलब कि या जो कंपाउंड या जो ग्रुप जो दिया गया है उसका फंक्शनल ग्रुप क्या है? फंक्शनल, व्हाट इज द फंक्शनल ग्रुप इन, इसका जो बताया गया इसका फंक्शनल ग्रुप क्या होता है? तो हम लोग जानते हैं कि जो SCHO है ना, वो किसका है? तो एल्डिहाइड का है। किसका है? तो ये एल्डिहाइड का है ना। तो एल्डिहाइड कहीं दिख रहा है कहाँ? ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। अगर कार्बोक्सिलिक एसिड रहता तो COO रहता, अगर अल्कोहल रहता तो OH रहता। इस तरह से कम बेसिक कंपाउंड जो होता है ना, फंक्शनल ग्रुप कम से कम याद रख लेना। इससे एक सवाल कन्फर्म है आना एग्जाम में 99.99, ठीक है। तो इसी वजह से इसका कम से कम भी इतना आप लोग कर जाइएगा, ठीक है। और इतना ध्यान में रहे कि ऑब्जेक्टिव को या सब्जेक्टिव को किसी न किसी हर माध्यम से एक बार वीडियो देखकर, 2 बार वीडियो देखकर, 3 बार वीडियो देखकर हमेशा न हमेशा पूरा कंठस्थ याद होना चाहिए, ठीक है। क्या होना चाहिए? कंठस्थ। कि इस तरह से आप लोग को हो सकता है कि अगर एग्जाम में अगर 3-4 भी भिड़ जाता है तो बहुत ज़्यादा भिड़ जाता है, ठीक है। बाकी तो आप लोग सिलेबस तो कंप्लीट कर ही लिए होंगे और कहीं और वगैरह से आप पढ़ ही रहे होंगे, है ना, ऑफलाइन कोचिंग सेंटर से, ठीक है। तो देखो 20 नंबर
सवाल क्या बोलते हैं, दिए गए तत्व में से किस तत्व का सहयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या लिथियम के बराबर होती है, मतलब कि लिथियम के बराबर होती है। तो ऑप्शन नंबर सी पोटेशियम, पोटेशियम के जो लिथियम जो होता है, लिथियम पोटेशियम के बराबर होता है, सीधी सी बात यहाँ से स्पष्ट पता चलती है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका क्या होता है, परफेक्ट आंसर होता है। चलते हैं सवाल नंबर अगले की ओर, ठीक है। अमीबा में किस प्रकार की पोषण होता है? ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर नहीं, क्वेश्चन सवाल नंबर क्या है 21 है, और सवाल नंबर 21 को हम परफेक्ट तरह से समझेंगे, ठीक है। क्या होता है इसका, तो हम लोग जानते हैं कि जो अमीबा में किस प्रकार का पोषण किया जाता है, तो ऑप्शन नंबर डी प्राणी समभोजी पोषक, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। इसे इंग्लिश में क्या करते हैं, हेलोजीनेट्रेशन कहते हैं, हेलोजीनिक हाइड्रोजन नाइट्रेशन कहते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका क्या होता है, परफेक्ट आंसर होता है। और बताता है थी सवाल नंबर 22, श्वसन प्रक्रम में ग्लूकोज में पायवेट का विखंडन कहाँ होता है? तो कहाँ पे होता है, तो हम लोग जानते हैं कि इसका जो विखंडन जो होता है वो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। हम इतना अच्छा गहराई समझ रहे हैं कि अगर वीडियो आप लोग खाली ओनली फॉर वीडियो देखिएगा तो सारा प्रश्न जो है, प्रश्न और ये थी उत्तर दोनों कंठस्थ आद होता होगा। कि यहाँ पे लिखा गया एक बार, लेकिन हम कितना बार बोलते हैं, 2-3 बार इसी प्रश्न को 2-3 बार अनेक अनेक शब्द से अनेक अनेक समझाने का प्रयास करते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर इसका क्या होगा, माइटोकॉन्ड्रिया हो जाता है, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया में विखंडन की प्रक्रिया होती है इस ऑप्शन में, ठीक है। तो चलते हैं 23, जो कि हम लोग अब लास्ट पोर्शन में हम लोग क्या पहुंच चुके हैं ना। निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन शरीर की वृद्धि के लिए उपापचय का नियमन करता है? तो हम लोग जानते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन का वृद्धि करने में उपापचय का निर्माण करता है? तो हम लोग जानते हैं इसका जो आंसर होने वाला है क्या, तो थायो, है ना, थायरसन, है ना। इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा, 23 का डी, ठीक है। चलते हैं इसको 20 नंबर 4 के साथ। अब बताता है क्या चीज, मानव में सबसे अनैच्छिक क्रिया का नियंत्रण कहाँ से होता है? कहाँ से होता है? मानव को जो अनैच्छिक प्रक्रियाओं का नियंत्रण कहाँ से होता है? तो हम लोग जानते हैं कहाँ से होता है, मेडुला से होता है। कहाँ से होता है, तो मेडुला। ऑप्शन नंबर डी इसका क्या होगा, परफेक्ट आंसर होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका डी परफेक्ट आंसर होगा। चलते हैं 25 नंबर, ओनली फॉर 6 ही सवाल बचा गया है। अब देखो, अब यहाँ पे बताया गया है, फिगर के अनुसार तुमको बताना है कि दिए गए चित्र किस प्रकार की जनन की प्रदर्शित करता है? तो किस प्रकार से प्रदर्शित करता है, पुनःरोधी भवन, एक से एक, एक से एक, एक से एक, एक से 2 हो रहा है, 2 से 3 हो रहा है, 3 से 4 हो रहा है, यानी कि क्या हो रहा है, तो पुनःरोधी हो रहा है ना, पुनरुद्ध भवन हो रहा है ना। ऑप्शन नंबर इसका क्या होगा, डी इसका राइट आंसर होता है, ठीक है। चलते हैं 26 नंबर सवाल के साथ और आंसर को हम जानेंगे, ठीक है। देखो, मानव नहीं, मनुष्य में निषेचन कहाँ होता है? निषेचन कहाँ होता है, तो कहाँ होता है? हम लोग जानते हैं कि जो मनुष्य का जो निषेचन कहाँ पे होता है, तो अंडवाहिका में होता है ना, जो कि ऑप्शन नंबर ए इसका क्या होता है, तो परफेक्ट आंसर होता है, ठीक है। चलते हैं 27 नंबर के साथ, है ना। यह जो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल आप लोग को एग्जाम के लिए 99.99 है ना। इसे किसी ना किसी हर हालत से इस चैप्टर को पूरा गहराई से समझ लेना है, ठीक है। अब बताइए क्या गया है यहाँ, किसी जीव में कोई गुण परिवर्तित होता है, किसी जीव में कोई गुण परिवर्तित होता है केवल पिता के डीएनए से, संभव है? दूसरा ऑप्शन केवल माता के डीएनए से, तीसरा माता पिता दोनों से, कि इनमें से कोई नहीं। तो हम लोग जानते हैं कि जो बच्चा का जो गुण जो होता है वो कहाँ से आता है, माता और पिता के डीएनए दोनों से आता है, ना कि सिंगल माता से ही आता है, ना कि सिंगल पिता से ही आता है ना। जब भी आता है तो दोनों से ही आता है, ठीक है। तो इसका 27 का जो ऑप्शन नंबर क्या, सी राइट आंसर होता है ना। जो कि अब सवाल नंबर ओनली फॉर 2 बच गया है, ओनली फॉर 2 बच गया, ठीक है। और इससे पहले अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं
तो सबसे पहले सब्सक्राइब करें और शेयर करें जहां तक हो सके, ठीक है। सवाल नंबर 28 क्या बोलते हैं, नाभिकीय विद्युत संयंत्र शक्ति में किस प्रकार की प्रक्रिया से ऊर्जा मुक्त होती है। तो इसका जो ऑप्शन नंबर होता है, नाभिकीय विखंडन से क्या होता है, तो ऊर्जा मुक्त होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होता है। अब चलते हैं 29 नंबर, मतलब कि बताता है, यहाँ बताता है कि हमारे पौधों में पत्ती प्राप्त होने वाले और सौर ऊर्जा का कितना प्रतिशत भाग खाद्य ऊर्जा में परिवर्तन करने की खर्च होती है। जो पौधे जो होते हैं, है ना, पौधे जो हमारे पत्तियां से जो प्राप्त जो ऊर्जा जो करते हैं वो कितने प्रतिशत खर्च करके परिवर्तित करता है। तो ओनली फॉर 1% ही खर्च करके वो अपने इथी में क्या करता है, परिवर्तित कर लेता है। तो ऑप्शन नंबर ए मिलता है। और जो लास्ट सवाल हम लोग को मिलता है ना, लास्ट सवाल क्या है, अब देखो, जो कि सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है। अब यहाँ बता दिया गया है कि निम्नलिखित में से किस पदार्थ का प्रयोग करना, फिर से पढ़ते हैं, निम्नलिखित में से किस पदार्थ का प्रयोग करना परिवर्तन के लिए सबसे अधिक लाभदायक हो सकती है। मतलब कि एक ऐसा सामग्री का उपयोग करना है कि जिससे हम अपने परिवर्तन को किसी तरह से अत्यंत नष्ट ना कर सके। जैसे हम प्लास्टिक को जलाते हैं, प्लास्टिक को गिलास को लेते हैं, तो वो कहीं ना कहीं जलाएंगे तो क्या होगा, तो परिवर्तन हो सकता है। पर्यावरण में क्या हो सकता है, प्रदूषण हो सकता है ना। थर्मोकोल से भी गलत हो सकता है, साबित हो सकता है। कागज से भी क्या हो सकता है, परिवर्तन में प्रभावित पड़ सकता है। तो इसका जो ऑप्शन नंबर क्या होता है, सी, मिट्टी का डिस्पोजल कब से, या मिट्टी का इस सबसे शुद्ध माना जाता है। जो कि इसका परफेक्ट आंसर क्या होता है, सी। जो कि हम लोग पूरा 30 सवाल क्या किया, ऑब्जेक्टिव को हम लोग डील कर चुके हैं। और अभी तक ले सब्सक्राइब नहीं किए तो सबसे पहले सब्सक्राइब करें और जहां तक हो शेयर करें, ठीक है। और मिलते हैं आप लोग को नेक्स्ट वीडियो के साथ। आज तक ले इतना ही। थैंक यू सो मच।